हेलो दोस्तों। आज जो है हम सेकेंड ईयर में एफसी इंग्लिश का पेपर देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन कर लिया है विद द यूनिट वाइज। यदि आपने वो यूनिट वाइज रिवीजन नहीं किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसके बाद पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ताकि पेपर सॉल्व करने का पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। क्योंकि यदि हमने रिवीजन किया है और उसके बाद हम कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं या लेटेस्ट पेपर ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी यदि सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो हमने तैयारी की है, क्या हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल कि हम रिवीजन करें और उसके बाद जरूर से जरूर एक या दो क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, सो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर, जो कि है मई जून 2024 में कंडक्ट हुआ था। दिस इज द लेटेस्ट पेपर एंड ये जो है एफसी कॉमन सब्जेक्ट है सभी स्ट्रीम्स के लिए। तो इट इज फॉर बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीबीए एचए, बीबीए एचएम, बीबीए एफटी, बीजे एमसी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। ओके, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हमारी इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन पेपर नंबर फर्स्ट। ओके, टाइमिंग जो है हमें 1 आवर दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड मिनिमम मार्क्स जो है 18। जैसे कि हमें पता है एफसी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वन क्वेश्चन जो है 1 मार्क ईच रहेगा और हमें 18 मार्क्स जो है पासिंग लेकर आने हैं, जो कि बहुत आसान है। यदि हमने उसको हर एक चैप्टर को लगभग 15 से 20 मिनट दिए हैं तो डेफिनेटली हमारे 18 मिनिमम मार्क्स क्या हमारे 40-45 अबव भी आ सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। नोट दिया गया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ओके, द ब्लाइंड स्टूडेंट्स विल बी गिवन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम। यूनिवर्सिटी हैज ऑल राइट्स टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सॉरी कंपल्सरी है। सेकंड, यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो मार्किंग चेंज कर सकते हैं। यूजली ऐसा नहीं होता है, कोई स्पेशल या क्रिटिकल केस में ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में जो मार्किंग दी हुई है उसी तरीके से होती है। और हमारे क्वेश्चन पेपर में तो 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, तो वो रहेगा। ओके, तो आप आते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ पोएट ऑफ। तो सबसे पहले हमने बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये पोएट थे। हमने पोयम पढ़ी थी डेफोडिल्स, है ना, उसके जो कि लिखी गई थी विलियम वर्ड्स के द्वारा। तो ये किस तरीके के पोएट हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। पोएट ऑफ नेचर, रोमांस, ब्यूटी, लव्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लिश रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। डेफोडिल्स जो है उन्होंने, और बहुत सारी नेचर बेस्ड भी उन्होंने पोयम लिखी है, बट वो जाने किससे जाते हैं, ही इज अ इंग्लिश रोमांटिक पोएट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। तो हमने ये पोयम में पढ़ा था कि पोएट जो है और कुछ नहीं बट बी गे का मतलब हमने देखा था, इट मीन्स टू हैप्पी। तो ऑप्शंस देखते हैं इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। द पोएट वॉज हैप्पी, यस ये मीनिंग हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों, कभी भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, तो हमें सभी ऑप्शंस को एक बार देखना है। भले उसका आंसर हमें पता है तो भी कभी कभी क्या रहता है, हो सकता है कि उसके दो आंसर बनते हैं और हमने तो फर्स्ट देखकर उसको टिक कर दिया और आगे बढ़े ही नहीं, तो वहां पे चांसेस है कि हमारी गलती हो सकती है। तो हमेशा ऑप्शंस आपको पूरे देखने हैं। ठीक है, द पोएट वॉज हैप्पी। ओके, द पोएट कुड नॉट स्लीप। तो गे का मतलब होता है हैप्पी, तो स्लीप से रिलेटेड नहीं है। द पोएट वॉज सैड, नहीं, हैप्पी से रिलेटेड ही जो है हमारा आंसरिंग होगा। द पोएट कुड नॉट बी हैप्पी, और यहाँ पे लिखा है द पोएट कुड नॉट बी बट बी गे, वो हैप्पी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखें। वेयर डज द पोएट सी डेफोडिल्स। पोएट ने डेफोडिल्स जो है कहाँ देखे थे। बिसाइड द सी, बीनीथ द गार्डन, इन द गार्डन, बिसाइड द सैपलिंग्स, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। तो डेफोडिल्स जो है पोएट ने जो है बिसाइड द लेक देखे थे, बीनीथ द ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डेफोडिल्स द पोएट हैज एट अ ग्लेंस। पोएट ने जो है कितने डेफोडिल्स देखे थे। तो इस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था कि कितने डेफोडिल्स देखे, तो उसमें ऑप्शंस क्या थे, इन 100, इन 1000, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपसे
एग्जैक्ट पूछा गया है कि कितने डेफोडिल्स देखे थे, तो लेट अस सी द ऑप्शन 5,000, 10,000, 10,100, 10,000, 15,000। सो पोएट ने जो है 10,000 डेफोडिल्स जो है एक साथ देखे थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसीलिए जो है हमें यूनिट में चैप्टर्स का रिवीजन करना है ताकि जो है हमें पता रहे, क्योंकि यदि आपने डेफोडिल्स पोयम नहीं पढ़ी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो रिवीजन इज कंपलसरी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें, लेकिन हाँ एक बार देखना जरूरी है ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? तो अ लेटर टू गॉड जो है लिखा गया है जीएल फेंट्यूस के द्वारा, प्रेमचंद विक्रम सेठ कबीर के द्वारा। तो जीएल फेंट्यूस के द्वारा जो है लिखा गया है। इससे जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे हमें उन चैप्टर्स के नाम भी पता होना चाहिए और वो चैप्टर किसने लिखा है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे डेफोडिल्स था, विलियम्स वर्थ आ गया है ना, वैसे ही अब लेटर टू गॉड फिर हमें उसका ऑथर मिल गया। तो 2-3 क्वेश्चंस तो आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो हमें डेफिनेटली पेपर सॉल्व करने से हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या यदि हमें उनसे रिलेटेड उस तरीके के क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर नहीं है तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, वेयर डिड लेंचो नीड मनी? तो लेटर टू गॉड जो है एक लेंचो नामक का फार्मर है जिसने भगवान को लेटर लिखा था, क्योंकि उसकी जो भी उसने फार्मिंग की थी वो पूरी की पूरी जो है फसल खराब हो गई थी ड्यू टू थंडर स्टॉर्म, जो बर्फबारी होती है उसके कारण। तो बहुत ही शानदार स्टोरी है, आप उसको पढ़ के देखना यदि आप में से किसी ने नहीं देखी है तो। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखें। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी? मनी क्यों चाहिए थे लेंचो को? टू बाय अ ट्रैक्टर? डेफिनेटली नॉट, उसको ट्रैक्टर के लिए पैसे नहीं चाहिए थे। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर? डेफिनेटली ये था कि उसको अपनी फैमिली को बचाना था भूख से, है ना, क्योंकि उसकी पूरी फसल खराब हो गई थी। टू बाय अ न्यू फोन? नो। टू बाय अ बफेलो? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? अब पोस्टमास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि उसे लेंचो के लेटर को रिप्लाई देना है ना, क्योंकि लेंचो ने लेटर किसके लिए लिखा था? भगवान के लिए लिखा था। तो भी पोस्टमास्टर ने उस पर रिप्लाई क्यों दिया, क्या कारण था? ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, यानी वो एक अच्छा इंसान था इस कारण से कि वो एम्पैथेटिक था यानी दयालु था। टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, की लेंचो का फेथ बना रहे भगवान पर, इस कारण की ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू मी टू प्रिजर्व द लेंचोस फेथ इन गॉड, मेन रीजन यदि हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो लेंचो का भगवान से भरोसा न टूटे, इस कारण से पोस्ट मास्टर ने जो है डिसाइड किया था कि वो उसके लेटर का रिप्लाई देगा विथ मनी, है ना, ये सब चीजें हुई थी। ही वॉज अ गुड मैन, डेफिनेटली वो था, वो एम्फेथेटिक था, लेकिन रियल जो उसका रीजन है बिहाइंड द रिप्लाई वो ये था, इट इज अकॉर्डिंग टू माई व्यू। यहाँ पे डिस्क्रिशन भी आ सकता है कि ऑल ऑफ द अबव भी सही हो सकता है, लेकिन आप यदि एग्जैक्ट स्टोरी पढ़ेंगे द आंसर विल बी दैट। ओके, सो यदि कोई ऑल ऑफ द अबव भी करता है अकॉर्डिंग टू योर व्यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए क्या सोचा कि वो कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो लेंचो ने एक शब्द यूज किया था बंच ऑफ क्रूक्स उस स्टोरी में, जिसमें हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हु इज द पोएट ऑफ बेंगल सेलर? बेंगल सेलर अगेन हमने एक पोयम देखी थी जो कि लिखी गई थी। बेंगल सेलर जो है चूड़ी बेचने वाला, चूड़ियां बेचता है अलग अलग रंग की, जो वुमेन की लाइफ की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ अ वुमेन जो है उसमें वो बहुत खूबसूरती से उसको बयां करता है विद द हेल्प ऑफ बैंगल्स, की बैंगल से किस तरीके से चीजें जो है वो डिस्क्राइब करता है, और वो लिखी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। तो यहाँ पे हम हमारा ऑप्शन देखते हैं, टोरू दत्त नहीं है, कमला दास, टीना मॉरिस, सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ रिप्रेजेंट द सिल्वर, ब्लू एंड पिंक बैंगल्स? तो पोयम लिखी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा, तो उसमें जो है बंगाल सेलर जो है वुमेन की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है बाय द डिफरेंट कलर्स। तो उन्होंने सिल्वर, ब्लू एंड पिंक बैंगल्स जो है किसको डिफाइन किए थे, किन के लिए हैं
सिल्वर कलर की चूड़ियां, पिंक एंड ब्लू। मदरहुड के लिए उन्होंने जो है इसको बैचलर गर्ल्स के लिए डिफाइन की थी, जिसको उन्होंने किया था मेडन रिस्ट के नाम से बोला था, और उसका कंपैरिजन जो है माउंटेन से किया था। ओके, तो यहाँ पे देखें मेडन रिस्ट से रिलेटेड यदि कुछ मिले हमें ऑप्शन में, तो मदरहुड नहीं, मैट्रियार्ची नहीं, मेडनहुड यस डेफिनेटली कुंवारी लड़कियों के लिए जो है उन्होंने डिफाइन किया था कि उनके लिए जो है सिल्वर, ब्लू एंड पिंक कलर के बैंगल्स होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नन जो है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द स्पीकर इन द पोयम द बेंगल सेलर? कौन जो है स्पीकर है, कौन बात कर रहा है पोयम में? तो द बेंगल सेलर खुद बात कर रहा है, द बिलव्ड, द मून, द रिवर। तो बेंगल सेलर खुद बात कर रहा है कि रंग बिरंगी जो है चूड़ियां ले लो, इस तरीके से जिस तरीके से एक चूड़ी बेचने वाला बेचता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, what is referred to as the rainbow tinted circles of light? तो अगेन ये बेंगल सेलर पोयम में से ये सेंटेंस दिया गया है, जो कि कहा गया था कि ये रंग बिरंगी जो है गोल आकार की है। तो इसको जो है किस तरीके से रिफर्ड किया था, किसके लिए? बेंगल सेलर के नाम से ये चीज बोली गई थी? नो। बेंगल्स के लिए यस, चूड़ियों का आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो ये चीज किसके लिए बोली गई थी? बेंगल्स के लिए। कि वुमेन के लिए? नो, नन ऑफ द देम भी नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एपीजे कलाम वॉस, कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड नन ऑफ द अबव। तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आप बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर 13th। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 14th क्वेश्चन। डॉक्टर कलाम बिलीव दैट पेट्रोटिज्म शुड बी बियॉन्ड। तो एपीजे अब्दुल कलाम का एक ऐसे हमने देखा था जिसका नाम था पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। देशभक्ति जो है पॉलिटिक्स और रिलीजन से भी ऊपर होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वो क्या बिलीव करते थे? पेट्रोटिज्म शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। फिर बी दिया हुआ है रिलीजन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बोथ। इसलिए जो है हमें सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं, अदरवाइज हम पहला वाला देखते कि हाँ ये उन्होंने बोला था कि पेट्रोटिज्म शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स, तो हम इसको ही टिक करके और यदि आगे निकल जाते तो हमारी मिस्टेक हो जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन कलाम्स व्यू व्हाट शुड बी कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सिटीजन्स? अब्दुल कलाम के व्यू में जो है एक कॉमन ऑब्जेक्ट सभी सिटीजन्स का क्या होना चाहिए? अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिकली ग्रो करना। नेक्स्ट देखिए, अपहोल्डिंग रिलीजियस सुपरमेसी, रिलीजियसली जो है ऊपर पैमाने पर जाना। प्रमोटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को जो है प्रमोट करना। नेशनल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली एपीजे अब्दुल कलाम का जो है मेन मोटिव ये था कि सभी सिटीजन को जो है इस चीज का ध्यान देखना है कि वो नेशनल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट जो है उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए एज अ कंट्रीमैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वो रिलीजियस सुपरमेसी नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ग्रो नहीं करना चाहते थे, इकोनॉमिकली भी एज ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन वो नेशनल डेवलपमेंट चाहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर 15। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स? भगवान जो है सच देखता है पर उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, प्रिजर्वेंस रखना पड़ता है। सो ये जो है लिखा गया था लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ही वॉज वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। आइए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। लियो टॉल्स्टॉय है क्या? फेडोर नहीं है, विक्रम सेठ जो है नहीं है, मैक्सिम गोरखे नहीं है, लियो टॉल्स्टॉय ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट डज एक्सिनोवोस वाइफ ड्रीम अबाउट? तो ये एक्सिनोवोस वाइफ ने क्या सपना देखा था? तो ये जो है गॉड सीज द ट्रूथ स्टोरी पे बेस्ड ही एक एक्सिनोवो नाम का पर्सन था, उसके ऊपर एक स्टोरी है ना? तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो उसकी वाइफ ने क्या ड्रीम देखा था? एक्सिनोवो बीइंग रोब्ड, कि क्या वो लुट गया था, ये उसने सपना देखा था। एक्सिनोवो बीइंग अरेस्टेड, क्या वो अरेस्ट हो गया था। एक्सिनोवो लिविंग हर फॉर अनदर वुमेन, वो किसी दूसरे पर्सन के लिए जो है उसको छोड़कर चला गया था।
कि एक्सिनोवो रिटर्निंग विद द ग्रे हेयर। तो एक्सिनोवो की वाइफ ने ये सपना देखा था कि एक्सिनो जो है लौट रहा है वापस विद द ग्रे हेयर। ग्रे हेयर का मतलब होता है सफेद बालों से, जो कि आशंका होती है कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, यानी उन्होंने कोई बुरा सपना देखा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेड आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अपने लोगों को कहता हूं कि आप जो है ग्रेटनेस की तरफ, अच्छाई की तरफ जो है राइज करें। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ऑब्वियसली ट्रू। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ऑल नेशंस व्हिच हैव राइजन टू ग्रेटनेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय सेंस ऑफ मिशन। और ऐसे सभी नेशंस जो कि ग्रेट हैं, है ना, वो जो है किससे जाने जाते हैं कि उनका एक सेंस ऑफ मिशन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है ना। जैसे कि ह्यूमैनिटी जो है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, एक सेंस ऑफ मिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th, द फेलो प्रिजनर्स डिड नॉट रिस्पेक्ट एक्सिनोवो। तो फेलो प्रिजनर्स एक्सिनोवो का रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक्सिनोवो, जब भी एक्सिनोवो जो है जेल में था, तब जो है उसके प्रिजनर्स पार्टनर डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट करते थे और उसे जो है ग्रेट फादर, ग्रैंड फादर सेंट के नाम से जो है उसे जानते थे। तो ये जो है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का है बी, इट इज फॉल्स। उनकी रेस्पेक्ट होती थी वहां पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज यस, हमें पैसेज दिया हुआ है, उसके बेस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम अभी पढ़कर, पैसेज को पढ़कर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बेस पे जो है हमारा पैसेज है। लेट अस रीड। पॉल्यूशन इज द डिग्रेडेशन of natural environment by external substance introduced directly or indirectly। पॉल्यूशन जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है डिग्रेड करना, उसको जो है छोटे लेवल पे लेके आना या उसको बर्बाद करना हम बोल सकते हैं, अलग अलग कारणों से। इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ह्यूमन हेल्थ, वो किन किन चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है? ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम क्वालिटी, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी में बी अफेक्टेड और एंड अल्टर्ड परमानेंटली बाय पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से जो है ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल सभी पैमाने जो है परमानेंटली इफेक्ट हो सकते हैं पॉल्यूशन से। हम उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो है हमारे सामने क्वेश्चंस हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि पैसेज में क्या क्या चीजें दी हुई है। द डैमेज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन माइट बी इरिवर्सिबल। और जो डैमेज, इससे जो नुकसान होगा पॉल्यूशन से, वो शायद इरिवर्सिबल होगा, इसको हम वापस से कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉल्यूशन ओकर्स व्हेन इकोसिस्टम कैन नॉट गेट रिड ऑफ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन कब होता है? जब हमारे इकोसिस्टम में जो है, इकोसिस्टम जो है उन सब्सटेंसेस जो कि नुकसान करते हैं एनवायरनमेंट को, वो अगर उनसे हम रिलीफ नहीं ले पाते हैं, वो कहीं ना कहीं, यानी हम किसी भी तरीके का पॉल्यूशन करते हैं, वो उनसे हम निपटारा नहीं ले पाते हैं, तब जो है पॉल्यूशन हमें इम्पैक्ट करता है। द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन आर न्यूमरस। अलग अलग कारण हो सकते हैं पॉल्यूशन से और वो न्यूमरस हो सकते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स इकोसिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। इसका आइडेंटिफिकेशन करें कि किन कारणों से जो है पॉल्यूशन हो रहा है और इसका इफेक्ट इकोसिस्टम पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। दे कैन कम फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। ये नेचुरल डिजास्टर से हो सकता है, कुछ नेचुरल कलामिटी के कारण जो है पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर और द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, या ह्यूमन एक्टिविटी के किसी गतिविधि या किसी एक्टिविटी से जो है पॉल्यूशन आ सकता है। सच एज ह्यूमन एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? ऑयल स्पिल्स, जैसे कि फैक्ट्री में जो काम होता है उसके कारण, केमिकल स्पिल्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, कुछ भी यदि ये चीजें होती है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा तो भी पॉल्यूशन हो सकता है। दे कैन हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑन पीपल। इसका प्रभाव जो है लोगों पर बहुत ही बुरा हो सकता है। एंड द प्लानेट वेयर दे लिव बाय वे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ, और जिस प्लानेट पे वो रह रहे हैं वो उसका डिस्ट्रक्शन होगा ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। और इससे क्या होगा? इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन एंड डेथ रेट बढ़ेगा, ह्यूमन का एंड एनिमल स्पीसीज का, प्रजाति का, एनिमल प्रजाति एंड ह्यूमन बींग्स का डिस्ट्रॉयमेंट चालू हो जाएगा।
डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डैमेज कॉज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर। जब सॉइल वाटर एंड एयर की क्वालिटी खराब होगी तो जो है वहां से डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट नेसेसिटीज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यदि हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, यदि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो नेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। एनी एनवायरनमेंट डैमेज मस्ट बी पनिशेबल बाय लॉ। यदि कोई एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाता है तो उसको लॉ के द्वारा पनिशमेंट दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं। एंड पॉल्यूटर्स शुड पे, और जो इसको पॉल्यूटेट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उनको क्या करना चाहिए, उनको कंपनसेशन देना चाहिए फॉर द डैमेज कॉज टू द एनवायरनमेंट एंड पीपल। जो एनवायरनमेंट और लोगों को नुकसान पहुंचा है उसके लिए उन लोगों को कंपनसेशन भी देना चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारा पैसेज। अब इसके बेस्ड पे जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो नीचे दिए गए हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि पैसेज के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 21, द डैमेज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन माइट बी। जो डैमेज होगा पॉल्यूशन से वो क्या होगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडजस्टेबल, टेम्पररी। तो हमने ये देखा था कि जो है पॉल्यूशन से जो नुकसान होगा वो इरिवर्सिबल होगा। हम देखते हैं कहाँ पढ़ा था, यस इन द फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप देखिए, द डैमेज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन माइट बी इरिवर्सिबल। बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, यानी आपका पैसेज जो है बहुत आसान आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इरिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इकोसिस्टम कैन नॉट ऑलवेज कोप अप विद पॉल्यूटेंट्स, ह्यूमन बींग्स, सी एनिमल एंड डी इंडस्ट्रीज। तो इकोसिस्टम हमेशा जो है कोप अप नहीं कर पाएगा पॉल्यूटेंट से, जो नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उससे हमेशा जो है कंपीट नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, नेम द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के अलग अलग सोर्सेस थे, जैसे कि ऑप्शंस में क्या दिया है, ऑयल स्पिल्स था, केमिकल स्पिल्स भी था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव भी था। यदि हम इसको हमारे पैराग्राफ में देखें, हमने कहाँ पढ़ा था, तो बहुत सारे कारण थे जिसमें सच एज ऑयल स्पिल्स, केमिकल स्पिल्स, और दिया हुआ है हमें न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड एक्सेट्रा। तो ये तीनों दिए हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब बढ़े हम आगे। क्वेश्चन नंबर 24, इन्वायरमेंटल डैमेज मस्ट बी डैश बाय लॉ। यदि कोई इन्वायरमेंटल डैमेज करता है तो वो क्या होना चाहिए, लॉ के द्वारा पनिशेबल होना चाहिए, ऑब्वियसली पनिशेबल होना चाहिए, कि रिवॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम छूट दे देनी चाहिए, नहीं, नन ऑफ द अबव। तो हमने ये पढ़ा भी था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसको हमने कहाँ देखा था, इन द सेकेंड पैराग्राफ में, लास्ट लाइन में हमने देखा था, तो इसको देख लेते हैं। यस, यहाँ पे दिया हुआ है, एनी एनवायरमेंटल डैमेज मस्ट बी पनिशेबल बाय लॉ, है ना। बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी ये पैसेज बहुत आसान है। यूजली पैसेज को यदि टिपिकल बनाना हो तो पैसेज दे दिया और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आसान सा पैसेज है। इफेक्ट ऑन पॉल्यूशन इज सीन एज। पॉल्यूशन का इफेक्ट जो है किस तरीके से दिखाई देता है, इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल स्पीसीज, डेफिनेटली डेथ रेट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल स्पीसीज दिखता है, हमने पढ़ा था। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, वो भी हमने देखा था। डैमेज कॉज टू क्वालिटी ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर, और इससे एयर वाटर एंड सॉइल की क्वालिटी भी जो है डिस्ट्रक्शन का कारण, डैमेज का कारण बनती है पॉल्यूशन से। तो तीनों ऑप्शंस थे, ऑल ऑफ द अबव सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कहाँ देखा था, इसको भी हम देख लेते हैं, हमने टिक किया था उस समय, यस इधर है। इंक्रीज द डैमेज जो होता है उससे क्या होगा, मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल स्पीसीज जो है बढ़ेगा। फिर नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, और क्वालिटी ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर भी इससे इंपैक्ट होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओके, ये भी हमारे पैसेज से रिलेटेड ही है। सो लेट अस सी, द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो यस, एनवायरनमेंट का यदि डिग्रेडेशन होता है तो उसको हम पॉल्यूशन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू।
देन ह्यूमन हेल्थ इज टेम्परली अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ जो है टेम्परली इफेक्ट होगी क्या पॉल्यूशन से, तो हमने देखा था ह्यूमन हेल्थ जो है परमानेंटली इफेक्टेड होगी पॉल्यूशन से, ये देखें हम, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम क्वालिटी, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी मे बी अफेक्टेड एंड अल्टर्ड परमानेंटली बाय पॉल्यूशन, तो ये जो है इस टेम्परली अफेक्टेड यानी ये फॉल्स हुआ क्योंकि इसका आंसर परमानेंटली होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज नॉट विटल फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट, तो बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम जरूरी होता है और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, नॉट विटल, विटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो क्या नहीं इंपॉर्टेंट है क्या बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये बिल्कुल जरूरी है, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन एक्टिविटी इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन, यस ह्यूमन एक्टिविटी एक सोर्स है पॉल्यूशन का, हमने देखा था दो कारणों से जो है पॉल्यूशन हो सकता है, एक ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है और नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकता है, तो जो है ऑप्शन नंबर ह्यूमन एक्टिविटी इज वन ऑफ द सोर्स, इट इज ट्रू, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर असेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली इट इज ट्रू, हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक मेन रीजन है प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है, सो इट इज ट्रू। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 31 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक आइडियमेटिक फ्रेज दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द आइडियम टू स्मेल अ रेट मीन्स, स्मेल अ रेट एक फ्रेज है, एक लोकोक्ति या कहावत हम कह सकते हैं हिंदी में, तो उसका मतलब क्या होता है, तो यदि कुछ गलत होता है तो उसको इंक्वायर करना, उसको फाइंड करना, उसको इंट्रोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे हम कह सकते हैं टू स्मेल अ रेट, तो इसके ऑप्शन में देख लेते हैं ऐसा कुछ हमें मिलता है क्या, टू सी द साइंस ऑफ प्लेग्यू एपिडेमिक, नहीं जो है चूहों का जो है प्लेग्यू एपिडेमिक उनकी भरमार हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टू गेट अ बैड स्मेल ऑफ अ रेट ये भी नहीं है, टू सस्पेक्ट अ फाउल डीलिंग यदि कुछ गलती होती है तो उसको सस्पेक्ट करना, उसको इंट्रोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। द आइडोमेटिक फ्रेज दिया हुआ है अगेन, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स, तो ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है कि जो आपके सुख दुख का साथी है उसको, वो जो है ये लोकोक्ति यूज होती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा थिक एंड थिन में भी हूँ इंग्लिश में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि तुम्हारे सुख और दुख में दोनों में हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके से जो कहावत होती है। ओनली एसिड ड्यूरिंग द गुड टाइम्स, नो, होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स, नो, इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी, डी देख लेते हैं, वीक एंड लोनली ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। यस नेक्स्ट फ्रेज, टू द आइडमेटिक टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो बर्ड्स को निशाना मारना, इसका मतलब क्या होता है, तो जो है टू अकम्प्लिश टू टास्क और ऑब्जेक्टिव एट वंस, दो गोल्स को अचीव कर लेना एक ही बार में, इसका मतलब ये है किल टू बर्ड्स एट वंस, नो, टू मूव अवे, नो, नन ऑफ द अबव नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि एक ही बार में जो है किसी दो गोल को अचीव कर लेना, दैट मीन्स टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड यानी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी हमें वर्ड्स में, तो उसको हमें ढूंढना है। ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग जो है GRAMMAR होती है, तो यहाँ पे ई की मिस्टेक है, बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। हैमर, हैमर यानी हथौड़ा बिल्कुल सही है, फेमिलियर यानी परिचित सुपरिचित, तो ये भी सही है। सिमर यानी उबाल आना, तो इसकी स्पेलिंग भी सही है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। फिर अगेन 35 भी मिसस्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है, ग्रीफ यानी दुख, ओके स्पेलिंग सही है। थीफ यानी चोर, बिलीफ यानी विश्वास, मिस्चीफ यानी शैतानी करना, और मिस्चीफ की स्पेलिंग जो है हमें यहाँ पे गलत दिख रही है, मिसचीफ की स्पेलिंग CHIEF होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंजक्शन जो है एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है बिटवीन द टू सेंटेंसेस, तो आइए देखते हैं। द टीचर इज स्ट्रिक्ट बट काइंड, तो यहाँ पे टीचर स्ट्रिक्ट है लेकिन वो दयालु भी है, तो ये एक कनेक्टर है, बट देखें यदि हमारे ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 37, फिर से इसमें आइडेंटिफाई करना है हमें कंजक्शन, हिज डिश वॉज द बेस्ट दो ही कुक्ड द स्लोएस्ट, उसकी डिश जो है सबसे शानदार थी
हालांकि उसने बहुत धीरे से स्लोली जो है उसने बनाई थी। तो दो जो है एक कनेक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दो जो है एक कंजक्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। हमें देखना है सेंटेंस दिया है कौन से पार्ट में एरर है यानी गलती है। इफ सेंटेंस इज करेक्ट, यदि पूरा सेंटेंस करेक्ट है, देन योर आंसर विल बी नो एरर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो एरर, कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, की नो एरर। तो डेफिनेटली यहाँ पे नो फर्नीचर्स, फर्नीचर में एस लगा हुआ है, फर्नीचर खुद में ही प्लूरल है, तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन बी में गलती है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 39। ही इज डाइड फॉर कैंसर। किसी भी बीमारी से पहले प्रिपोजिशन ऑफ का उपयोग होता है, और यहाँ पे क्या दिया है, फॉर। ही इज डाइड ऑफ कैंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 40। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ इट रेन्स, तो ये तो बहुत ऐसी गलती दिख रही है जिसको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सपोज का मतलब होता है अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, इफ। यदि बारिश होती है तो या तो सपोजिंग आना चाहिए या इफ आना चाहिए, दोनों एक साथ आ गए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसमें गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ। किसी भी प्रकार का लेटर जो है किस चीज से एंड होता है, सब्सक्रिप्शन से, हेडिंग से, सैल्यूटेशन से, कि सिग्नेचर से। यूजली हम लेटर लिखते हैं तो लास्ट में अपनी सिग्नेचर करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। ए एन डैश इज रिटन टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेटर जो है लिखा जाता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इनफॉर्मल लेटर, नो। इंक्वायरी लेटर हम डेफिनेटली बिल्ड करते हैं, उसके लिए बनाया जाता है यदि हमें कोई इंक्वायरी, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। कंप्लेंट लेटर तो कंप्लेंट के लिए होगा, एडजस्टमेंट लेटर एडजस्टमेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंक्वायरी लेटर नाम से भी हमें सजेस्ट होता है कि कुछ इंक्वायर करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे 43 पर। अ नोटिस मस्ट कंटेन डैश इंफॉर्मेशन। नोटिस में जो है किस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होनी चाहिए। तो नोटिस को यदि हम याद करें तो स्कूल के समय में नोटिस बोर्ड होता था जहां पे एक नोटिस लगाया जाता था कि कल पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। ये इसे हम नोटिस कहते हैं, जिसमें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है। कॉलेज में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पर मिलती है जो कि जरूरी रहती है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन या अदर थिंग्स। तो उसमें जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती, सटीक केस जो है, एक्चुअल चीज जो है वो मेंशन होती है। कोई मीटिंग नहीं, ऑल द अबव भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नोटिस। नोटिस का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, कौन सी नोटिस की क्वालिटी नहीं है। तो जैसे कि अभी दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया कि नोटिस क्या है, एक ऐसा फैक्ट या एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि हमें सामने वाले लोगों तक पहुंचाना है, जनरल पब्लिक तक पहुंचाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनट्स क्या होता है, मिनट्स होता है यदि कोई मीटिंग हुई है उसको यदि हमने रिटर्न में लिख दिया कि मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई थी, उसको कहते हैं एक्चुअली मिनट्स। तो ये नोटिस से रिलेटेड नहीं है ना। सिग्नेचर, नोटिस में ऑब्वियसली कोई नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखा है तो उसमें जो मेन अधिकारी होगा उसकी साइन होगी, ऑफिशियल होगा। तो जैसे कि आपके कॉलेज में यदि कोई नोटिस होता है तो उसमें लास्ट में साइन होता है ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये उसमें एक फीचर है। डेट टाइम एंड प्लेस एक फीचर है नोटिस में। डेट टाइम एंड प्लेस जो है लिखा रहता है। एजेंडा क्या पर्पज से नोटिस है, क्या फैक्ट से है, एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो भी है। तो मिनट्स जो है नोटिस का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, एन एडवर्टाइजमेंट इज अ पर्सनल अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट, प्राइवेट अनाउंसमेंट, इन्विटेशन। तो एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का पब्लिक अनाउंसमेंट है जो पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉमन होता है, सभी के लिए होता है, सभी उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट मेक्स क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को कौन सी चीज परफेक्ट बनाती है। पहले तो हम ये समझें कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। तो यदि आपने न्यूज़पेपर में
एक पेज देखा होगा जिसमें क्लासिफाइड न्यूज के नाम से अलग अलग रंग में येलो, पिंक या ऐसा रेक्टेंगल बनाकर कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। मे भी कोई रिक्रूटमेंट होता है जिस पे हमारी नजर चले जाती है, बहुत छोटी सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यदि किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया है और वो बहुत बड़े लेवल के कोई मिनिस्टर हैं और उनको वो न्यूज जो है बड़े लेवल पे पहुंचानी है, तो दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। उसमें वो छोटी सी न्यूज को डाल देते हैं जिससे पूरी आम पब्लिक को भी पता पड़ सके। तो व्हाट मेक्स क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट, ये वेल रिटन फ्रेसेस होना चाहिए, मतलब फ्रेज जो उसमें मेंशन है वो अच्छे से होना चाहिए। कैची हेडिंग, उसकी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपकी नजर पड़ जाए, तो ये भी होना चाहिए। क्लियर डिटेल्स होनी चाहिए उसमें, ऑल ऑफ द अबव, तो डी जो है ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, देयर आर डैश वोवल साउंड्स इन इंग्लिश। कितने वोवल्स होते हैं इंग्लिश में? तो स्टूडेंट्स देयर आर 5 वोवल्स, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू, जो ऑलरेडी हमने इंग्लिश के समय में फ्रॉम 6 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, और आजकल तो जो है हमें फर्स्ट सेकंड में ही ये चीज पढ़ाई जाती है ना। आजकल फर्स्ट सेकंड के सिलेबस में वोवल्स, कॉन्सोनेंट और ये सब चीजें इंक्लूडेड हो गई। हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं? तो यूजली 26 लेटर के कॉम्बिनेशन से ऐसा माना जाता है कि 44 साउंड्स जो हैं बनाए जा सकते हैं। सो ऑप्शन डी दिया हुआ है हमारा 44। सी इज नॉट करेक्ट, 21 इज नॉट करेक्ट, 26 अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से 44 साउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर 49, व्हाट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या है? तो फोनेटिक्स एक तरीके की लैंग्वेज है जो ह्यूमन स्पीच पे काम करती है। अब हमारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द। तो डेफिनेटली फोनेटिक्स एक तरीके की लैंग्वेज है जो ह्यूमन स्पीच साउंड पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, इनोटेशन कैन बी डिफाइंड एज the rise and the fall of the speech, the rhythm of the speech, the melody and the tone of the speech, all of the this। तो इनोटेशन का मतलब यही होता है स्पीच का, आपके बोलने का उतार चढ़ाव। जब हमें गुस्सा आता है तो हम ऊंची आवाज में बोलते हैं, कभी हम शांत होते हैं तो वी आर काम, जब हम कोई एवरेज काम करते हैं, मॉडरेट होते हैं, तो हम एक ही लय में बात करते हैं, तो उसी को ही हम बोलते हैं इनोटेशन। दैट मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ द स्पीच। राइस यानी बढ़ना और उतरना हमारे बोलने की आवाज का, रिदम ऑफ द स्पीच जिस रिदम में हम बोल रहे हैं, एंड मेलोडी एंड टोन ऑफ द स्पीच। टोन भी हमारी कभी हर्ष हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिससे सामने वाले को हर्ट होता है, और कभी कभी हम बहुत पोलाइटली बोलते हैं तो इट कैन इन्फ्लुएंस द हार्ट ऑफ अदर्स, हम दूसरे के दिलों तक पहुंच जाते हैं यदि हमारी टोन बहुत अच्छी है तो इनविटेशन हमें मदद करती है ये सब जानने में। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, और यहाँ पे जो है हमारे दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपको ग्रामेटिकल पोर्शन, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को समझना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ताकि जो है हम उस पर स्पेसिफाइड वे में लेक्चर बना के उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपका वो वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। रिवाइज कीजिए, यदि किसी प्रकार की डाउट है यू में आस्क डेफिनेटली बाय वे ऑफ मेल ऑल्सो, जो है आप हमें लिख सकते हैं यदि आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट अस विद दिस। थैंक यू।